नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। जी हाँ, सफलता का आपने किया विचार, विचार को हमने किया साकार। और विचार को साकार करने की इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं हम मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध एग्ज़ाम पटवारी के लिए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत वो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। तो बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आज जानने वाले हैं कि मध्य प्रदेश का जो गठन है, क्योंकि हमको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। तो हम 1947 से लेकर 1956 तक का सफ़र आज देखने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे पास जब मध्य प्रदेश या भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद बहुत सारी समस्याएं हमने देखी थी। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, साथ साथ अन्य राज्यों का भी गठन हुआ है। तो उनका आधार क्या था, किन आधारों पे उनका गठन किया गया था, क्या क्या समस्याएं आई सरकार को, क्या क्या उनको झेलना पड़ा, तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो तैयार हो जाइए, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के गठन की। सबसे पहले मैं बात करूँ कि आज़ादी के बाद, मतलब आज़ादी मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि संविधान बनाना। क्योंकि जब यहाँ भारत में अंग्रेजों का शासन था और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़कर चले गए। सबसे बड़ा हमारे पास चुनौती थी, क्योंकि उससे पहले शासन वही कर रहे थे। अब शासन की बागडोर हमारे देश के प्रमुख नेताओं के हाथ में आने वाली थी। तो सबसे बड़ी चुनौती थी संविधान बनाना। संविधान किस प्रकार से बनाया जाएगा, और उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन किया गया, उसमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष हुए थे आपको पता होगा, वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो इसके साथ ही एक समस्या आई क्या कि राज्यों का गठन, संविधान सभा का गठन करेंगे, साथ साथ संविधान सभा के गठन के साथ नियम कानून भी बनाना है और राज्यों को भी गठन करना है। राज्यों का भी क्या करना है, हमको गठन करना है। तो एक समस्या आई क्या कि राज्यों का गठन किया जाएगा। और देखिएगा, देश के आज़ाद होने के बाद से ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी। काहे की भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी थी बच्चों। और देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। किसका देश है? विविधताओं का देश है। यहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती हैं बच्चों। यहाँ पे कई भाषाएं नहीं, कई भाषाएं तो बोली जाती हैं, साथ साथ यहाँ की हम देखेंगे तो भारत की संस्कृति भी अलग है। वहाँ यहाँ के परिधान भी अलग है, यहाँ की बोलियाँ अलग है, यहाँ की हम देखते हैं तो खान पीना भी अलग है, यहाँ के धर्म अलग हैं, यहाँ की संस्कृति अलग है। तो ये हम भारत की बात कर रहे हैं। हम ऐसे भारत में रहते हैं, यहाँ पे विविधताओं से भरा देश है। यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी संस्कृति सीखने को भी मिलती है। ये रहा हमारा संविधान की बुक है और ये है संविधान सभा के अध्यक्ष। तो हम बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए, तो हमारे जो प्रमुख नेता थे, जिनके नाम थे प्रमुख नेता, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, और भी कई नेता थे जिनके पास ये बागडोर हाथ में आई थी कि ये राज्यों का गठन, संविधान का गठन किस प्रकार से किया जाए। तो इसी कड़ी में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने ही हमारे राज्यों का गठन का जिम्मा उठाया। इसी कड़ी में सबसे पहले समितियों को गठन किए गए। काय के गठन किए गए? समितियों के। और सबसे पहली जो समिति बनाई गई थी राज्यों के गठन के लिए, वो थी एस.के. धर समिति। कौन सी बच्चों? एस.के. धर समिति, या धर आयोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धर आयोग, जिसके अध्यक्ष थे एस.के. धर। 1948, कब? जून 1948 में धर आयोग गठित किया गया था। पूछा गया प्रश्न है कि राज्यों के गठन के लिए पहला आयोग कौन सा था? तो बच्चों बता देना आप, कौन सा था? धर आयोग। कौन सा था? धर आयोग। कब? जून 1948, 1948। अध्यक्ष थे एस.के. धर, श्याम कृष्ण धर। अच्छा, श्याम कृष्ण धर, ये पहला आयोग था राज्यों के गठन के लिए। इसका गठन किया गया जून 1948 में और इसने अपनी रिपोर्ट पेश कब करी? दिसंबर 1948 में। तो एस.के. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश कब करी? 1948, मतलब दिसंबर 1948। अच्छा, इन्होंने रिपोर्ट में क्या कहा कि भाई राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो किन आधारों पे होना चाहिए? आधार क्या होगा? हर चीज़ का आधार होना बहुत आवश्यक है। तो क्या आधार होना चाहिए था? देखिएगा,
क्या कहा इन्होंने कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। किस आधार पर होना चाहिए बच्चों? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। मतलब हम या हमारी सरकार ये चाह रही थी कि जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, मतलब वो किसी भी सुविधा से अछूता नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता? उसके लिए ये होता कि जो अपने भाषाई लोग थे, मतलब एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग थे, वो अलग अलग हो सकते थे, उनका बंटवारा हो सकता था। इसीलिए बाद में हम देखेंगे तो भाषा के आधार पर होंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं 1948 की। और दिसंबर 1948 में एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है क्या कि राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि धर आयोग ने क्या कहा था, उनकी रिपोर्ट में क्या कहा था, किस आधार पर राज्यों गठन की बात कही थी? तो किस आधार पर कही थी बच्चों? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कही थी। आगे बढ़ते हैं। इसकी समीक्षा के लिए या इसकी जांच करने के लिए एक और नई समिति बनाई गई जिसका नाम था JVP समिति। अब JVP के अंदर हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख नेता देखने वाले हैं। देखो बच्चों कौन कौन? JVP, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू। कौन बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब जे, V मतलब वल्लभ भाई पटेल और P मतलब पट्टाभी सीतारमैया। तीनों प्रमुख नेता हमारे कब के? 1948 के। 1948 में जैसे हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, वल्लभ भाई पटेल को देखते हैं तो भारत के पहले गृह मंत्री, वित्त मंत्री, हम पट्टाभी सीतारमैया को देखते हैं तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। तो ऐसे व्यक्तित्व अब इन्होंने ये जो धर आयोग था उसकी समीक्षा की, उसकी जांच की। उन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। इसका गठन किया गया था, JVP समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1948 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी कब? अप्रैल 1949, 1949 में रिपोर्ट पेश की। इन्होंने क्या कहा कि जी हाँ, इन्होंने कहा कि धर आयोग की सिफारिश को मान लिया गया। मतलब जो धर आयोग ने कहा था वही इन्होंने कहा। मतलब क्या कहा कि राज्यों का गठन, आप सही कह रहे हैं धर साहब, ऐसा करते हैं हम, क्या करते हैं कि जो राज्यों का गठन है उसको प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर कर दिया गया। अब आप एक बात बताइए मुझे, अब क्या ये आ गया था कि अब अपने लोग दूर होने वाले थे। जब दूर होने वाले होते हैं तो क्या होता है? विरोध होता है। क्या होता है बच्चों? विरोध होता है। तो देश को उस समय क्या करा? 4 भागों में बांट दिया गया था। 4 भागों में बांट दिया गया था। हम आगे बात करेंगे अभी। जैसे मान लीजिए अलग अलग होने लगते हैं जब अपने लोग, तो विरोध होता है। उसी विरोध के चलते हम देखेंगे कि कई राज्यों में विरोध स्टार्ट हो गए थे। क्या होने लगे थे? आंदोलन शुरू हो गए थे, विरोध स्टार्ट हो गए थे। उसके चलते सबसे बड़ा आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था बच्चों? आंध्र प्रदेश में, मद्रास वाले एरिया में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। उस पर हम आगे चर्चा करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि जब देश को 4 भागों में बांट दिया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में, तो उस पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तथा पार्ट डी में कौन कौन से राज्य आने लगे थे देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पार्ट ए की बात करूं तो ये पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में बांटता था। हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए के अंतर्गत क्या आता था? ये ब्रिटिश शासित प्रांत है। मतलब कहाँ पे? पहले जब आज़ादी के पहले कुछ ब्रिटिश शासित प्रांत है, यहाँ पे ब्रिटिश लोग ही शासन करते थे। तो वो कैसी रियासतें थी? देशी रियासतें थी। 216 रियासतें हुआ करती थी। तो इन 216 रियासतों को मिला के 10 राज्य बनाए गए। कितने बनाए गए? 10 राज्य। और देखिएगा, बड़ी रियासतें हुआ करती थी जिसमें 75 देशी रियासतें थी, इनको मिला के 8 राज्य बनाए गए। और देखिएगा, छोटी रियासतें थी, इनको मिलाकर 9 राज्य बनाए गए। और पार्ट डी के अंतर्गत हमारे जो द्वीप हैं जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनको रख दिया गया। पार्ट डी के अंतर्गत ये कर दिया। और जो मुख्य भारत है, हम मुख्य पृष्ठ तो देखते हैं भारत का, वो पार्ट ए, बी और सी में विभाजित हो चुका था। हम देखते हैं कि पार्ट ए के अंतर्गत क्या क्या था, कौन कौन से राज्य थे। देखिएगा, पार्ट ए में था सबसे पहले सीपी बरार। बच्चों ये मत, क्योंकि पार्ट मध्य प्रदेश को भी हम देखने वाले हैं, मध्य प्रदेश भी पार्ट ए, बी, सी में बटेगा। तो हम देख रहे हैं कि पार्ट ए के अंतर्गत मध्य प्रदेश का सीपी बरार का क्षेत्र आएगा। कौन सा आएगा बच्चों? सीपी बरार। ये राज्य, और इस राज्य की राजधानी थी नागपुर। कौन सी? नागपुर। एक था बॉम्बे। बॉम्बे पहले गुजरात और महाराष्ट्र को मिला के बॉम्बे कहा जाता था। पंजाब वाला एरिया, उड़ीसा, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, मद्रास, ये 10 राज्य पार्ट ए में थे। बच्चों पूछा जाता है, अगर आपसे जीएस का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि जब
जब भारत गठन हो रहा था, जब राज्यों का गठन हो रहा था, उससे पहले जो राज्य पार्ट ए बी सी डी में विभाजित थे, तो उस समय पार्ट ए के अंतर्गत कितने राज्य रखे गए थे? तो बच्चों कितने? 10 राज्य रखे गए थे। हो सकता है यदि और अच्छा प्रश्न पूछना चाहेगा तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सा राज्य इनमें नहीं था। ये प्रश्न आपके बन सकते हैं। और ये भी पूछेंगे मध्य प्रदेश के एग्जाम में कि पार्ट ए के अंतर्गत कौन सा राज्य आता था जो मध्य प्रदेश का था? वो था सीपी बरार का क्षेत्र, सेंट्रल प्रोविंस, और बरार का क्षेत्र था जिसकी राजधानी क्या थी बच्चों? नागपुर थी। आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर सबसे पहला राज्य था जो था मध्य भारत। ये भी मध्य प्रदेश की बात है। कहाँ की बच्चों? मध्य प्रदेश। हम आ गए वापस से मध्य प्रदेश। देखिए अब क्या होगा, पार्ट बी का हिस्सा भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगा, कुछ हिस्सा। तो पार्ट बी में मध्य भारत वाला जो क्षेत्र था, मध्य भारत जो राज्य था, वो पार्ट बी में था और जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक इंदौर और एक ग्वालियर। हम इसको और डिटेल में आगे वाले लेक्चरों में पढ़ने वाले हैं। हैदराबाद, ये भी पार्ट बी का हिस्सा था। जम्मू एंड कश्मीर, पेप्सू बच्चों, पेप्सू इसको बोलते थे पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। क्या बोलते थे? पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये पेप्सू कहा जाता था। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। क्या? पेप्सू का फुल फॉर्म बताइए। अगला राज्य था राजस्थान। उसके बाद आपका त्रावणकोर, जो आप देख रहे हैं कहाँ पे? केरल में। अभी केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो उसी को पहले त्रावणकोर कहा जाता था। अगला है कोच्चि, ये भी केरल में है। मैसूर, ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है बच्चों? कर्नाटक में। तो ये 8 राज्य पार्ट बी के अंतर्गत आते थे। तो प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए पार्ट बी में कितने राज्य आते थे? तो 8 राज्य। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूं छोटी रियासत, मतलब इसमें 9 राज्य। पार्ट सी के अंतर्गत कितने? 9 राज्य आते थे। सबसे पहला राज्य आता था भोपाल। भोपाल एक रियासत हुआ करती थी और भोपाल को राज्य बना दिया गया था, और भोपाल राज्य की राजधानी खुद भोपाल हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? भोपाल हुआ करती थी। ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, हम पढ़ेंगे इसको भी अलग से। पार्ट सी के अंतर्गत भोपाल आता था। अजमेर राजस्थान में, आपको पता है। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है आपका, कुर्ग, दिल्ली, और विंध्य प्रदेश। क्या है बच्चों? ये विंध्य प्रदेश। ये भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था। कौन सा? विंध्य प्रदेश, जो रीवा, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? रीवा, सफेद शेर की भूमि, रीवा। आगे बढ़ते हैं। वो पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान निकोबार आता था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि भाषाई आधार पर मांग करने लगे। कौन? जो जनता थी, क्योंकि उनको पता था कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पे राज्यों का गठन होने वाला है। अब आंदोलन होने लगे, कई आंदोलन होने लगे, भूख हड़ताल करने लगे। तो भाषाई आधार पे क्या करने लगे कि हमारे भाई बंधु हमें चाहिए। क्या चाहिए? हमारे भाई बंधु हमारे साथ होना चाहिए। अगर वो दूर जाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन चालू हो चुके थे। और सबसे ज़्यादा आंदोलन कहाँ पे हो रहा था? देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग तेज हो गई। और मद्रास मतलब कौन कौन सा भाषा? वहाँ पे तमिल और तेलुगु 2 भाषाएं प्रमुख थी। तमिल और तेलुगु। यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो थे टी प्रकाशन। ये बड़े नेता थे उस समय के, वहाँ के टी प्रकाशन। इनके नेतृत्व में क्या हो रहे थे? ये आंदोलन हो रहे थे। इनको आंध्र केसरी भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया, भाई बताइए कि आंध्र केसरी किस महान नेता का उपनाम है? तो किसका है? टी प्रकाशन का। इन्होंने खूब विद्रोह किया वहाँ पे। देखिएगा, ये है आंध्र केसरी या टी प्रकाशन। आगे बढ़ते हैं। इस विद्रोह के चलते वहां के एक प्रमुख नेता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामल्लू। क्या नाम था बच्चों? पोटी श्री रामल्लू, जो अनशन पर बैठ गए। क्या हो गए? अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल करने लगे, और उनकी 56 दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, यदि किसी आंदोलन में यदि कोई मर जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो आंदोलन क्या होना चाहिए? वो आंदोलन दब जाना चाहिए या और तीव्र हो जाना चाहिए? हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो 100% वहाँ पे आंदोलन क्या होंगे? और तीव्र हो जाएंगे। और इसी तरह वहाँ पे और आंदोलन और आक्रोशित लोग हो गए, लोग रोडों पे आ गए, लोगों ने चक्के जाम चालू कर दी। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति उस समय। सरकार के पास उस समय कोई रीज़न नहीं था कि हम किस आधार पे करें। परेशान हो चुकी थी सरकार भी। और उस समय ये हैं पोटी श्री रामल्लू। देख लीजिए, 1956 दिनों, अब 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। और विद्रोह और तीव्र हो गया। क्या हो गया? विद्रोह और तीव्र हो गया। मतलब इनकी जो मृत्यु, जो ये मरे थे 1952 में, दिसंबर 1952 में, 1952 में। और
फिर विद्रोह होने लगा, तो विद्रोह का तीव्र होते से ही भारत सरकार को मजबूर होकर, क्या होकर, मजबूर होकर 1 अक्टूबर 1953, एक और प्रश्न बच्चों, क्या 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। किस आधार पर बच्चों? भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। तो पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। किस आधार पर हुआ था? तो भाषा के आधार पर। तो कौन सी भाषा के आधार पर? तो बच्चों तेलुगु भाषा के आधार पर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, ये हमारा पूरा भारत है और ये रहा आंध्र प्रदेश। ये रहा आंध्र प्रदेश, इसमें तेलंगाना भी है। अभी आगे चल के तेलंगाना अलग हो जाएगा, तो फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फिर उसके लिए एक और नई समिति बनाई गई 1953 में, जब 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। अब एक और समिति बनाई गई, एक और आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। कई बार पूछा गया प्रश्न है, बताइए फजल अली आयोग कब गठित किया गया था? कब गठित किया गया था? तो 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। फजल अली आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता है खुद स्वयं फजल अली थे। कौन थे? सर सैयद फजल अली। कौन थे? सर सैयद फजल अली। ये रहे फजल अली। इसमें 2 और सदस्य थे। टोटल कितने? 3 सदस्य थे। एक फजल अली और 2 अन्य सदस्य। 2 अन्य सदस्य में कौन कौन थे? एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू और एक थे KM पणिकर। कौन थे बच्चों? एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू और एक थे KM पणिकर। KM पणिकर। ठीक है, तो ये 2 अन्य सदस्य और ये अध्यक्ष, इनके नाम पूछे जाते हैं। बताइए फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे। उनके नाम पूछे जाते हैं, फजल अली और 2 अन्य सदस्यों के नाम तो हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिकर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इन्होंने क्या किया, इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप बताइए कि जो राज्यों का गठन है वो किन आधारों पे होना चाहिए, उसका आधार अब क्या होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, भाषा के आधार पर एक राज्य गठित हो चुका है, अब क्या होना चाहिए। तो इन्होंने फिर से एक रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करी, जिसका देखिए इसका गठन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1953 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 30 दिसंबर 1955 को। बच्चों सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी। ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 30 दिसंबर 1955 में। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, क्या कहा तो देख लेते हैं। इनकी सिफारिश क्या थी? इन्होंने कहा कि राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो भाषा एवं संस्कृति के आधार पर होना चाहिए। काय के आधार पर होना चाहिए? भाषा एवं संस्कृति, इन दोनों के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा देश है। आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा इन्होंने कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि को भी ध्यान में रखा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक सुविधापन नहीं दे किसी को, ऐसा किया जाएगा कि प्रशासनिक दृष्टि भी उसको कहीं ना कहीं से हम उसको सुविधाएं को भी हम क्या करें, उसको मुहैया कराएं हर राज्य को। अगला देखते हैं। पार्ट जो व्यवस्था बनाई गई थी, पार्ट ABCD वाली, उस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, वो व्यवस्था अब नहीं चलेगी। और क्या बोला? बस अच्छा हाँ, इन्होंने बोला कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। ये इन्होंने सिफारिश की है। अब जरूरी नहीं है कि ये सिफारिश की तो सरकार इनकी बात माने भी, तो सरकार ने मान ली, सारी बातें मान ली, लेकिन ये 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर उन्होंने 1 नवंबर 1956 को भाषा के आधार पर कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसके लिए, क्योंकि मैं जिस काम कौन कर रहा था, संविधान सभा कर रही थी, इसलिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। और संविधान संशोधन में 7वां संविधान संशोधन था बच्चों। कौन सा था? 7वां संविधान संशोधन था, जिसके थ्रू 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के साथ साथ कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। मतलब कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो यह था मध्य प्रदेश का गठन, और इस तरह से मध्य प्रदेश का हो जाता है गठन। कब? 1 नवंबर 1956 को। इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे मैप के साथ पढ़ेंगे कि 1947 से लेके 1956 तक का मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, 1956 से लेके 2000 तक का मध्य प्रदेश कैसा दिखता था, और 2000 से लेके वर्तमान मध्य प्रदेश तक की बात करने वाले हैं हम। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। और हमारे अब समझ लीजिए कि सारे वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, जय माता दी।